जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम का समीक्षात्मक अध्ययन, जो कि दोस्तों हमारी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों पता है कि भारत में सदैव अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षा पाठ्यक्रम रहा है। जैसा कि माहौल चेंज होता है, जैसा समय चेंज होता है, उस तरीके से शिक्षा का पाठ्यक्रम भी चेंज होता रहा है। वास्तव में यह सामाजिक आवश्यकता अनुसार होता है। जिस तरीके की समाज की आवश्यकता होती है उसी अनुसार क्या होता है, पाठ्यक्रम में भी चेंजेस होता रहा है। जब जब जिस समय जिन आदर्शों की समाज को आवश्यकता रही, वे आदर्श पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किए गए। यानी कि जिस समय जिन चीज़ों की आवश्यकता हुई उस समय उस तरीके से पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया। बात करते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पाठ्यक्रम को दो प्रकार का बताया। इन्होंने एक बताया था आध्यात्मिक प्रकार और आध्यात्मिक पाठ्यक्रम, और दूसरा बताया था भौतिक पाठ्यक्रम। जिसमें दोस्तों आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में यदि हम बात करें तो इसमें स्पिरिचुअल होता है, जैसे कि जो धर्म, दर्शन, पुराण, उपनिषद, वेदों की शिक्षा, साधु संगत, कीर्तन तथा उपदेश से संबंधित होता है। और जो भौतिक पाठ्यक्रम होता है दोस्तों हमारे सब्जेक्टों से होता है, जैसे भाषा, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, व्यावसायिक विषय, कृषि, खेलकूद, व्यायाम और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित होता है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम मतलब कि टॉपिक तो बड़ा लंबा है लेकिन वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत फ्लो में हमें बोलना पड़ रहा है। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पर माध्यमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हम कक्षा 9 और 10 में होते हैं तो हमें 6 विषय का सिलेक्शन करना होता है, 6 विषय को चुनना होता है। जिसमें कि दोस्तों हम कुछ इस तरीके से विषय को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो होता है कंपलसरी होता है, हिंदी या प्रारंभिक हिंदी होता है। एक कंपलसरी होता है जिसमें आपको एक मतलब लेना ही पड़ेगा। और दोस्तों द्वितीय में यदि हम बात करें तो द्वितीय में एक भारतीय भाषा यानी कि गुजराती, पंजाबी, मलयालम, तमिल, जो जिस राज्य का जो क्षेत्रीय भाषा जिसे हम कह सकते हैं, जो जिस राज्य का भाषा है उसे ले सकता है। यदि उसको नहीं ले सकता तो किसी सांस्कृतिक भाषा को ले सकता है, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, पाली हो गया, अरबी फारसी हो गया। इस तरीके से कोई सांस्कृतिक भाषा को ले सकता है। यदि उसको भी वो नहीं लेना चाहते तो अंग्रेजी को ले सकता है। दोस्तों तीसरी भाषा इसमें आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी हो जाता है, विज्ञान होता है। विज्ञान जो होता है इंपॉर्टेंट होता है और ये मतलब कि कंपलसरी रहेगा। और सामाजिक विज्ञान भी आपका कंपलसरी रहेगा। और आपका जो मतलब 5वें नंबर पे आता है आपका गणित या गृह विज्ञान में, जिसमें मतलब कि अधिकतर जो मोस्टली गर्ल्स होती हैं वो गृह विज्ञान को सेलेक्ट करती हैं और जो बॉयज़ होते हैं वो मैथ को लेते हैं। यदि क्रमांक नंबर 2 से कोई विषय नहीं लिए तो संगीत, वाणिज्य, चित्रकला, सिलाई, कंप्यूटर व मानव विज्ञान से संबंधित कोई विषय आप ले सकते हैं। तो यहाँ रही दोस्तों विषयों की एक कुछ इस तरीके से आधार श्रृंखला बनाया था मैंने कि कौन कौन से विषय को मतलब कि माध्यमिक स्तर पे इंक्लूड किया जा सकता है। साथ में यदि हम ऐड करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने राइट नहीं किया, यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा एक इंक्लूड हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि माध्यमिक स्तर पे जो मतलब कि सिलेबस है वो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं की बात करें दोस्तों, विशेषताएं इसकी सरल, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जो यूपी बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है तो वो कैसा है, सरल है, स्पष्ट है, प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कि दोस्तों क्या है, वो इजी तरीके से बनाने का प्रयास ताकि वो बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। बालक की क्षमता, स्तर और योग्यता का ध्यान रखा गया है। बालक किस तरीके का है, कौन से क्लास का है, कौन से क्लास का नहीं है और किस तरीके का लैंग्वेज का यूज करना है, इन सभी चीज़ों का निर्धारण किया गया है। दोस्तों किसी चीज़ में मतलब विशेषताएं हैं तभी इसकी कमियां भी हम आपको बताएंगे, क्या क्या कमियां भी है उसकी भी आप देखना है, समस्याएं भी देखना है। आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन, जिस तरीके का माहौल मतलब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो सब्जेक्ट बच्चे जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम मान लेते हैं साइंस चल रहा है बहुत ज़्यादा, विज्ञान, तो विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोग मतलब अध्ययन कर रहे हैं, तो वो अपने सब्जेक्टों का अध्ययन कर सकते हैं। पूर्णता एवं क्रमबद्धता का ध्यान रखा गया है, मतलब कि किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से और क्रमबद्ध रूप से चयन किया गया है कि पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। इस तरीके से इसका निर्धारण किया गया ताकि वो चीज़ें जो अध्ययन कर रहे हैं वो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सके। जैसे कि बात करें तो हम दूरी की बात करें, दूरी चाल आता है, फिर दूरी से चाल, फिर गति आता है, संवेग आता है, तो वेग संवेग इस तरीके से आता है। और मैंने मतलब कि बुकों में भी ऐसा लिखा होता है कि आपने पिछले अध्याय में चीज़ें पढ़ चुका है तो उसके आगे चीज़ें को पढ़ाया जाता है।
व्यावसायिक व तकनीकी विषयों को भी स्थान देता है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम है माध्यमिक स्तर पर, व्यावसायिक व तकनीकी विषयों पर भी ध्यान देता है, जैसे कि कंप्यूटर पढ़ाता है, कोडिंग और ऑटोमोबाइल्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करता है। विभिन्न विषयों का समायोजन, दोस्तों इसमें विभिन्न विषयों का समायोजन भी है, बहुत सारे सब्जेक्टों का है, जहाँ पे छात्र अपने मन पसंदीदा मतलब सब्जेक्टों का सिलेक्शन करके पढ़ सकता है। ये कभी कभी क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। एकीकृत पाठ्यक्रम, दोस्तों पाठ्यक्रम जो है यह एकीकृत है और भाषिक पक्ष पर भी जोर दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पंजाबी, बांग्ला, मराठी, कन्नड़, जो वह जिस लैंग्वेज को पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ सकता है। ये काफ़ी अच्छा है, ताकि अलग अलग प्लेस पर रहने वाले लोगों को अलग अलग तरीके के लैंग्वेज का भी आवश्यकता पड़ता है, तो इस तरीके से वो किसी भी लैंग्वेज को अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्मित, दोस्तों आज का जो पाठ्यक्रम है वो तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्मित किया गया है। वो किस तरीके से कहाँ तक किस विद्यार्थी को कितना नॉलेज और क्या उनके फ्यूचर में किस तरीके से काम आएगा, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। दोस्तों इसकी बात रही, एक अन्य विशेषता इसकी है कि अन्य बोर्डों के पाठ्यक्रम को स्थान दिया है। इन्होंने क्या किया है, अन्य बोर्डों के पाठ्यक्रम को भी स्थान दिया है, मतलब उनकी भी चीज़ों को इन्होंने शामिल किया है, मतलब यूपी बोर्ड के द्वारा शामिल किया गया है, जिससे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, इन सभी के पाठ्यक्रमों को भी स्थान दिया गया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं समस्याएं। तो दोस्तों जो समस्याएं हैं, समस्याएं क्या है, तो जैसे कि यहाँ व्यावहारिकता की उपेक्षा की गई है, साध्यता पर जोर दिया गया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी अभी अपलोड किया है, आपने देखा होगा। तो व्यावहारिकता की उपेक्षा की गई है, मतलब कि जो चीज़ प्रेजेंट टाइम में चल रही उसको प्रयोग करके न दिखाना, बल्कि किताब द्वारा रटी रटाई चीज़ों पर जोर दे के, मतलब कि जोर दे करके वही चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाता है, बल्कि वो हो कैसे रहा है इस सब चीज़ों को नहीं बताया जाता है। बात करते हैं अलोकतांत्रिक, मतलब इसकी दूसरी समस्या है, ये ऐसा मतलब प्रेजेंट टाइम का इस तरीके का सिलेबस हो चुका है जो कि अलोकतांत्रिक हो गया, कोई किसी से मतलब मेल मिलाप नहीं, ये सब पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म हो जाए। जैसे कि कहा भी जाता है कि जो एज चल रहा है वो कलयुग है। कौन सा है? कलयुग है। और जैसे कि आप अभी देखते हैं होंगे अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों में, अफगानिस्तान से, तो यहाँ पे देखिए कि एक तंत्र चलता है, मतलब कि लोग जिस तरीके के टाइप एक समय ऐसा आएगा कि राजा बन जाएगा और दूसरा सब उसके गुलाम बनेंगे और उसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे। चारित्रिक शिक्षा का अभाव, दोस्तों हमारी शिक्षा का उद्देश्य ये मतलब नहीं कि हम किताबी द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें ये चीज़ें, बल्कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उसको लागू करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि हमारे जो शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक अच्छे चरित्र का होने का भी एक गौड़ स्थान होता है। और दोस्तों पाठ्यक्रम में नैतिकता, चारित्रिक महत्व, योग्य शिक्षाएं तथा सांख्य आदि को बहुत कम स्थान प्राप्त है। इसलिए क्या है, चारित्रिक शिक्षा का भी अभाव है। विषय की अधिकता था, मैंने अभी जैसा कि बताया, इसमें क्या इसकी तो फीचर भी है, मतलब कि विशेषताएं भी, साथ साथ इसकी कमियां भी है कि विषयों की अधिकता के कारण विद्यार्थी को समझ नहीं आता कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, किसको फेवरेट बनाए, किसको अनफेवरेट बनाए, मैथ को बनाए, इंग्लिश को बनाए, विज्ञान को बनाए, किसको बनाए, उसको समझ में नहीं आता। तो अधिक विषय हो जाने से भी कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि आप सुने होंगे, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, मोर सब्जेक्ट मोर कन्फ्यूजन। कौन सा सब्जेक्ट का सेलेक्ट करना है उसको कुछ पता नहीं चलता है, और इसके कारण ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। सामाजिक परिवर्तन, दोस्तों सामाजिक परिवर्तन जैसा कि आप देखते हैं कि जो टाइम है वो धीरे धीरे चेंज होता है। टाइम का काम ही है, मतलब समय परिवर्तन लगातार होता रहता है, और समय के साथ खुद को भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो जो चीज़ें मतलब व्यावसायिक चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को हम पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें नई चीज़ों को नहीं मतलब लागू किया जा रहा है। जैसे कि हम यदि अपने पाश्चात्य देशों में बात करें, मतलब पश्चिमी देशों में बात करें, तो पश्चिमी देशों कितने वो लोग टैलेंटेड होते हैं, मतलब हर एक चीज़ को सबसे पहले वही लोग सीख जाते हैं। कोई भी चीज़ आता है, मतलब क्या हैकिंग करना, जो आपको समझ रहे होंगे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। उन लोग बड़े ज़्यादा मतलब कि साइंटिफिक की फील्ड में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं, और वहाँ पे हमारी यदि कंपेयर की जाए तो वहाँ बहुत नीचे होता है, क्योंकि हम लोग जो होता है वह एक तरीके से पुरानी चीज़ों को आगे तक पढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम, हमारे जो सिलेबस है इस तरीके से बनाया गया है। मेनली लोग फोकस भी करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट अंक प्राप्त करें, बल्कि उसको समाज में किस तरीके से लागू करना है, अपने जीवन में किस तरीके से लागू करना है, इस पर नहीं फोकस करते, बल्कि परीक्षा के केंद्रीय मतलब मोस्टली उनका फोकस होता है कि हमें परीक्षा में कैसे न कैसे अच्छा अंक प्राप्त करना है। दोस्तों साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन में भी किस तरीके से उस शिक्षा का उपयोग करना है, इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो आज का जो पाठ्यक्रम है वह परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम है। कैसा है? परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा भी आया होगा, और एक बहुत ही कम समय में, जितने टाइम में आपको लिखना था टाइम में आप लिख तो नहीं पाएंगे,
लेकिन मैंने आपको बहुत कम समय में इसको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा मज़ा आया होगा वीडियो में। तब तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।